संसद के अंदर भी अब सांसदों ने मजदूरों के पक्ष में बोलना शुरू किया, मजदूरों की स्थिति को लेकर विचार मंथन शुरू किया। कुछ ऐसे उदारवादी लोग संसद के अंदर आए जो मजदूरों की स्थिति से वाकिफ ही नहीं थे, बल्कि उसी वर्ग से सामने आते आते सांसद बने थे। तो यहाँ पर अब कानून बनते हैं। किसके लिए? मजदूरों के लिए कानून बनना शुरू होता है। और मजदूरों के लिए कानून बनने की शुरुआत तो उस कानून से हुई जिसे जुड़वां कानून कहते हैं, और फिर 1824 में उसी कानून को वापस लिया जाता है। अब कुछ सकारात्मक कानून बनने शुरू होते हैं मजदूरों के पक्ष में। उस कानूनों की श्रृंखला में हम बात करें तो 1819 में सर्वप्रथम कानून पास हुए। 1819 में 1824 में जुड़वां कानून हटाया गया था, लेकिन उससे पहले ही 1819 में लुडिदम और इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, पीटर लू की घटना के फलस्वरूप जो 1819 में ही हुई थी, कुछ कानून पारित हुए। पहला कानून, उस कानून के तहत पहला बिंदु, 9 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों की काम की सीमा 12 घंटे कर दी गई। कितना हास्यास्पद है। काम से रोका नहीं गया। इन्होंने तो मांग रखी थी कि इनको श्रम से हटाया जाए, आंदोलनकारियों की मांग थी, लेकिन यहाँ कानून पारित होता है। कम से कम एक कानून तो बना कि इनका 12 घंटे इनका कार्यावधि फैक्ट्री में रखी जाए। किनकी? 9 से 16 वर्ष के बच्चों की। अर्थात 9 वर्ष का बच्चा लेबर बन सकता है, मजदूर बन सकता है। आज 14 वर्ष से कम की आयु को मजदूरी करवाना अपराध है। इसकी शुरुआत संभवतः यहीं से हुई, लेकिन शुरू में 9 वर्ष से कम के, 9 से 16 12 घंटे। लेकिन इन कानूनों को व्यवस्थित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसके तहत सुनिश्चित किया जाए किन कानूनों का पालन उचित रूप से हो रहा है। फैक्ट्री के मालिक, उनको कोई देखने वाला नहीं था। अमीर तो वैसे ही थे, सरकारी अधिकारियों को जब तक खरीद लेते थे। तो इस प्रकार उनकी मनमानी चलती रही। अब कानून बनने के बाद भी जब मनमानी चल रही है तो निश्चित रूप से मजदूरों का विरोध और बढ़ेगा, और ऐसा ही होता है। कानून बन गया, उसके बाद भी मनमानी, तो इसका विरोध और बढ़ते लगा। और उत्तरी इंग्लैंड में तो बहुत प्रदर्शन हुए, बहुत भारी प्रदर्शन हुए। अंततः 1833 में एक कानून बनाया, एक कारखाना अधिनियम बनाया गया। क्या? कारखाना अधिनियम। कब? 1833 में। 1833 में भी अंग्रेजों की संसद ने भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा कानून बनाया था। यह 1833 की ही घटना है, जिसका विवरण हम किसी अन्य अध्याय में करेंगे। आप अपने कौतूहलवश इसे देख सकते हैं किसी अन्य वीडियो में। फिलहाल आप देखें कि 1833 के काल में इंग्लैंड ने जहां अपने मजदूरों को लेकर बहुत अहम कानून बनाए, वहीं भारत के संबंध में भी उसका बहुत अहम कानून था। इंग्लैंड के संबंध में कारखाना अधिनियम क्या कहता है? पहला, 9 से 13 वर्ष की आयु के बच्चे 9 घंटे, पहले 9 से 16 12 घंटे था। अब उसमें कुछ सुधार होता है और उनके लिए काम करने के घंटे 9 घंटे, मैक्सिमम 9 आवर्स। 13 से 18 वर्ष के बच्चे 12 वर्ष, उन्हें नवयुवक कहा गया। 13 से 18 वर्ष के बच्चे 12 घंटे अधिकतम काम कर सकते हैं, या उनसे काम लिया जा सकता है। तीसरा, कारखानों में रात में काम नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो 15-15, 18-18 घंटे करते थे तो पूरी जीवन शैली प्रभावित होती थी। अब यहाँ पर रात में कारखानों में काम करना बंद हो। चौथा,
9 वर्ष से कम आयु के बच्चे केवल रेशम के कारखानों में काम कर सकते थे, क्योंकि रेशम के कारखानों में शारीरिक श्रम की उतनी जरूरत नहीं थी। पर सोचिए, 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी कारखाने में काम करने दिया जाता था, और काम करने के लिए एक तरीके से कानून ही था। कहने का तात्पर्य यह है कि 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी काम में लगाया जा सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लगाया जा सकता है 12 घंटे तक, आदि आदि। 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 9 घंटे काम कराया जा सकता है। यानी इसमें भी उद्योगपतियों के पक्ष में एक तरीके से सरकार बात कर रही थी, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जाए कि ये उद्योगपति, फैक्ट्री ओनर आदेशों का, कानूनों का पालन कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए इस अधिनियम में 4 इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की गई, 4 निरीक्षक, जिनका काम होगा निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित करना कि कानून के अनुसार कार्य हो रहा है। अब इतना सब घटनाक्रम इस बात को बताता है कि सरकार के विचारों में अब अंतर आना शुरू हो गया। सरकार के विचारों में अब बदलाव आना शुरू। कानूनों की बात करें और मजदूर संबंधी कानूनों की, तो 1833 के बाद कुछ और कानून हमारे जो विषय में तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं कि उसके बाद वास्तव में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सामाजिक स्तर पर भी शुरू होती है। अभी तक जो हमने देखा वो औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण की ओर एक कदम तो था, लेकिन समाज का क्या हाल था? समाज तो निश्चित रूप से बहुत ही शोचनीय स्थिति में जा चला था। सौभाग्य से इससे पहले कि समाज की स्थिति पूरे विश्व में ऐसी होती, इंग्लैंड में ही विरोध, विद्रोह और आंदोलनों के फलस्वरूप, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद और प्रबल हुआ, उसके फलस्वरूप इंग्लैंड में ही मजदूरों के पक्ष में कुछ कानून बने। इन कानूनों के बनने से समाज भी अब आधुनिकीकरण की ओर बढ़ता है। हमारा अध्याय जो है औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति, ये अध्याय आधुनिकीकरण की ओर के तहत हम अध्ययन कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि समाज इतना पीछे चला गया तो ये आधुनिकीकरण कैसे हुआ। इस पहलू को पूरी तरह समझने के लिए कुछ और कानून मैं बता दूं। 1833 का कानून मैंने आपको बताया। उसके बाद 1842 में माइनिंग आयोग, माइनिंग कमीशन बना, जिसे हम खान आयोग कह सकते हैं। 1842 इसमें कारखानों की जो स्थितियां थीं उसका वास्तविक अध्ययन किया गया, उचित समुचित अध्ययन किया गया, कुछ निष्कर्ष निकाले गए, और उन निष्कर्षों का परिणाम क्या था कि 1842 में खान आयोग बैठता है, जो स्वयं में एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि सरकार के द्वारा समाज की स्थिति को जानने के लिए आयोग बैठाया जाना, स्वतंत्र आयोग, एक बहुत बड़ी बात थी। उस आयोग के निष्कर्ष के आधार पर कुछ कदम उठाए जाते हैं, जिसमें एक कदम था 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों का अब किसी तरह से कार्य करने में लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया। कोयला खान अधिनियम, ये शुरुआत इसकी हुई कोयला खान से। वहाँ बच्चों को, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और महिलाओं को
वहाँ पर कार्य करने पर पाबंदी लगा दी गई। बहुत बड़ा कदम। उसके बाद 1847 में फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम पास हुआ, जो फैक्ट्री से जुड़ा था, जहां स्त्रियों और बच्चों के लिए काम के घंटे घटाकर अब 10 घंटा कर दिया गया। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में लगभग 7 से 8 घंटे का कानूनी प्रावधान है, लेकिन इसकी शुरुआत 16 घंटे, फिर उसके बाद 12 घंटे, फिर कुछ मामलों में 9 घंटा भी था, लेकिन अब ये घटकर 10 घंटे हुआ। कब? 1847 में। ये कानून कहलाता फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम 1847, जिसमें 10 घंटे का स्त्रियों और बच्चों के लिए प्रावधान रखा गया। यद्यपि प्रावधान तो ये सब किए गए, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कमियां थीं। लेकिन शुरुआत तो हुई। बेटर लेट देन नेवर। कानून बनाए तो गए, ये एक बड़ा सकारात्मक पहलू है। तो कानून की कमियों की यदि बात करें तो उस कानून जो जितने बनाए जा रहे थे, उसमें जो सबसे बड़ी कमी थी वह थी फैक्ट्री निरीक्षक। शुरू में 4 ही लगाए गए थे। ये संख्या बड़ी कम थी। इंस्पेक्टर्स के रूप में जिस तरीके से औद्योगिक क्रांति के दौरान फैक्ट्रियों का जाल बिछ गया, उसके लिए ये बहुत कम थी। तो एक तो बहुत कम लोगों का फैक्ट्री इंस्पेक्टर बनाना, और दूसरा उनको कम वेतन पर रखना। यदि इंस्पेक्टर स्वयं कम वेतन पा रहा है तो वो निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, और जो फैक्ट्री के मालिक लोग हैं उसके साथ उसकी मिली भगत रहेगी। तो ये मिली भगत कम वेतन के कारण और कम इंस्पेक्टर्स होने के कारण इंस्पेक्टर के होने का उतना फायदा मजदूर वर्ग को नहीं मिला। दूसरी कमी थी वो ये थी कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आंदोलित हो चुके थे और उनकी आवाज़ अब जब संसद में पहुंचने लगी थी, तो ये अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इनकी मांगें लगातार बढ़ती जा रही थीं, सतत रूप से बढ़ती जा रही थी। बढ़ती मांग, बढ़ती अपेक्षाएं, सरकार पे बढ़ता दबाव, इसके अपने कुछ अन्य परिणाम हुए, और इनको हम किसी अन्य अध्याय में, किसी अन्य रूप में पढ़ेंगे। इनमें से जो मुख्य आंदोलन थे, एक तो उसमें चकबंदी संबंधी आंदोलन था, उसके विरोध में, जो कृषि क्रांति से के कारण हुआ। दूसरा, कपास उद्योग में जो आंदोलन था, बुनकरों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का आंदोलन, बच्चों के लिए सुरक्षा का आंदोलन, जो कपास उद्योग में मशीनीकरण को लेकर हुआ। तीसरे तरह का आंदोलन हुआ था मशीनीकरण के खिलाफ विरोध, ये जो फैक्ट्री में जो वर्क कल्चर आया था और जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी थी, उसके खिलाफ तीसरा आंदोलन। उसमें भी महिलाओं और बच्चों की स्थिति को लेकर लोग काफ़ी उग्र हो चुके थे। तो ये 3 श्रेणी के हम आंदोलन देखते हैं। फिर उसके बाद लुडिज्म एक आंदोलन का जिक्र मैंने किया, पीटर लू नरसंहार का जिक्र होता है 1819 में, और इस प्रकार उसके बाद फिर कानून आते हैं। तो ये आंदोलनों का दौर चलता है। और मैंने एक बताया कि 1795 में तो कई तरह के विद्रोह हुए, कई तरह के दंगे हुए, कई तरह के आंदोलन हुए 1795 में। इन सब की परिणति इन कानूनों के रूप में हुई, जिसका मैंने जिक्र किया।
औद्योगिक क्रांति प्रारंभ से अंत तक जो हमने अध्ययन किया, इस अध्ययन का निचोड़ क्या है, क्या फायदा क्या नुकसान, इसको लेकर बहुत विवाद होता है, उसके तर्क में और उसके वितर्क में, उसके विरोध में। औद्योगिक क्रांति उचित है? क्या ये वास्तव में क्रांति है? औद्योगिक क्रांति उचित थी? क्या ये वास्तव में क्रांति है? क्या वास्तव में इससे हम आधुनिकीकरण की ओर समाज बढ़ा? और चौथा बिंदु जो हम इससे मान सकते हैं कि क्या ये औद्योगिक क्रांति इसने समाज के विभिन्न वर्गों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया? सन 1970 के दशक तक इतिहासकार जो हैं वो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1770 से 1820 तक के जो परिवर्तन हुए उसको लेके करते थे। काल क्या? 1770 से लेकर 1780 से लेकर 1820, 1780 बल्कि माने उससे लेकर 1820 तक। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी, इसलिए क्रांति नहीं कहलाएगी। उनकी नज़र में इसकी गति धीमी थी, और मैंने बारंबार कहा कि क्रांति वो है जिसकी गति तीव्र हो। तुलनात्मक दृष्टि से इसकी गति धीमी थी, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है, इसलिए इसे क्रांति नहीं मानते। हालांकि 18वीं सदी में जो उद्योगों की स्थापना हुई, जो औद्योगिक विकास हुआ, उससे काफ़ी गति मिली थी। फलस्वरूप धन का उपयोग करने की अपेक्षा अब श्रमिकों की संख्या अधिक होने लगी, उद्योग अधिक होने लगे, तो दूसरे वर्ग के इतिहासकारों का कहना है कि ये क्रांति थी। इतिहासकारों का एक वर्ग ये कहता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड में उतने ज़्यादा फैक्ट्री और उद्योग नहीं थे, इसलिए 18वीं शताब्दी के काल को हम औद्योगिक क्रांति का काल नहीं कह सकते। 18वीं शताब्दी में होने वाली जो प्रगति थी उसे हम क्रांति नहीं कह सकते। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात समझने की है, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि औद्योगिक क्रांति पूरे देश में नहीं हुई, ऐसा भी उनका कहना है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में हुई। तो अपने तर्क में इस वर्ग के इतिहासकारों का दूसरा बिंदु ये भी है। पहला तो यह है कि क्रांति का काल दूसरा है उनकी नज़र में। दूसरा, क्रांति की गति बड़ी धीमी थी। तीसरा कि उद्योग उतने स्थापित नहीं हुए कि हम उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कह सकें। चौथा, इन इतिहासकारों का कहना है कि ये क्रांति कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी, पूरे इंग्लैंड में इसका प्रभाव नहीं पड़ा, और वो क्षेत्र थे लंदन, मैनचेस्टर, न्यूकासल, बर्मिंघम, बस इसी के आसपास, ऐसा इनका कहना है। 1780 से 1820 का जो दशक है उसमें रुई, लोहा, कपास, विदेशी व्यापार की प्रगति की यदि बात करें तो इनका कहना है कि उसमें भी कोई ऐसी क्रांतिकारी बात नहीं देखी जा सकती। नवीन तकनीक अपनाई गई जिसके कारण सूती उद्योग और कुछ अन्य उद्योगों का विकास तो हुआ, पर ये किस पे निर्भर थे? भारत के बाहर से मंगाए जाने वाले माल पर निर्भर थे। खासकर कपास की यदि बात करें तो भारत से उसका आयात होना जरूरी था। इसलिए भी इनका कहना है कि ये कोई क्रांतिकारी बात नहीं हुई, और ऊपर से इसका निर्यात करके इसको बेचना भी भारत में किया जा रहा था। भारत चूंकि उपनिवेश था, वहाँ पे संभव था कि तैयार माल बेचा जाए, तो उनके तर्क में ये क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है, ऐसा एक इतिहासकार के एक गुट का कहना है।
भाप और धातु की ताकत के बारे में भी बात करें तो उनका कहना है इसमें कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी। 1780 तक ब्रिटेन में आयात निर्यात में तो काफ़ी वृद्धि हुई और वो वृद्धि का कारण व्यापार अमेरिका से था, लेकिन बाद में इसमें कमी आई जब मैंने जैसे बताया इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का युद्ध। तो ये क्रांति कैसे हुई? अमेरिका की स्वतंत्रता का संग्राम भी जब हुआ, अमेरिका जब 1774-75 में स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद वो क्रांति समाप्त हो गई। जो जिस तरीके का व्यापार अमेरिका से हो रहा था वो भी बदल गया और बल्कि आर्थिक जो परिवर्तनों की गणना की गई है उसमें पता चलता है कि औद्योगिकरण 1815-1820 से पहले नहीं हुआ था। किस काल से पहले नहीं हुआ था? 1815-1820 से पहले नहीं हुआ था। कुल मिला के एक बहुत बड़े गुट का, इतिहासकारों के एक बहुत बड़े दल का ये मंतव्य है कि ये औद्योगिकरण है, औद्योगिक क्रांति नहीं। ये इतिहासकार अपने पक्ष में कुछ और बिंदु भी रखते हैं। कपास के अलावा उनका कहना है कि निर्यात आदि के लिए भी वे लोग उपनिवेशों पर निर्भर थे। उपनिवेशों से कच्चे माल का आयात और तैयार माल का निर्यात यदि किया जा रहा है तो किस प्रकार इसे क्रांति कहा जाएगा? अगला 6वां 7वां बिंदु जो इतिहासकार अपने पक्ष में रखते हैं ये कहने के लिए कि ये औद्योगिक क्रांति नहीं थी, उसमें उनका कहना है सतत औद्योगिकरण जो हुआ वो 1815-20 के बाद हुआ। औद्योगिकरण में सततता 1815-20 के बाद आई, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले छितर बितर करके औद्योगिक क्षेत्र खुले और जो क्षेत्र औद्योगिकरण से प्रभावित हुए उनका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूं, जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम, नॉटिंघम, लंदन आदि। और अंतिम बात कि क्रांति शब्द का उद्योगों तक ही सीमित नहीं बल्कि क्रांति शब्द अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है। क्रांति जो शब्द है उसका बहुत बड़ा दायरा होता है, ऐसा इन इतिहासकारों का कहना है। और उनका कहना है यदि इसने केवल उद्योग को प्रभावित किया है तो इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। औद्योगिक क्रांति के पक्ष में और विपक्ष में जानने के बाद ये अध्याय एक तरीके से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ये अध्याय बहुत अहम है क्योंकि ये हमें मध्यकाल से आधुनिक काल को जोड़ता है। ये अध्याय हमारे अध्ययन के लिए बहुत अहम इसलिए भी है कि वर्तमान जो स्थिति है विश्व की, जिसे हम आधुनिक विश्व कहते हैं, और जिस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अभी भी जारी है,
उसकी शुरुआत इस औद्योगिक क्रांति से मानी जाती है। इसमें हुए परिवर्तन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से ये अध्याय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान की दृष्टि से हमने इसका अध्ययन कर लिया। अब थोड़ा हम कुछ प्रश्नों की ओर ध्यान दें जो परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, और ये प्रश्न लगभग आपके इस पूरे अध्याय को कवर करते हैं। संक्षिप्त में इसके बिंदुवार उत्तर भी मैं बताऊंगा। पहला प्रश्न जो आप देखें, जो बहुत अहम था, कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों? ब्रिटेन में ही क्यों? यदि हम आप उन पन्नों पर नज़र डालें किताब के पृष्ठों पर, और जो मैंने पूर्व में पढ़ाया है, तो इन बिंदुओं को आप पाएंगे उसमें, जिसमें सर्वप्रथम है कृषि क्रांति जो इंग्लैंड में हुई। अब कृषि क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, ये हमारे अध्ययन का मुद्दा यहाँ नहीं है। आपको बस केवल ये समझ लेना है कि कृषि क्रांति इंग्लैंड में हुई, जो औद्योगिक क्रांति के मूल पे कहीं जाती है। दूसरा, राजनैतिक स्थिरता और सुदृढ़ता। मैंने आपको बताया था कि तत्कालीन शासन, तत्कालीन राजा बहुत लंबे काल से वहाँ पे राज कर रहे थे। तत्कालीन राजवंश स्थिर था, उसमें किसी तरह का विरोधाभास, किसी तरह का विरोध नहीं था। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी आर्थिक विकास के लिए। तीसरा, एक समान कानून। ये तीनों चारों जो क्षेत्र थे, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यद्यपि थे तो अलग अलग, लेकिन अलग अलग होते हुए भी यहाँ पर एक ही तरह का कानून सर्वमान्य था, जो व्यापार और उद्योग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चौथा, मुद्रा व्यवस्था भी समान थी और खुला बाजार प्रणाली थी। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति का मैंने बारंबार जिक्र किया है, तो ये होता है पांचवा बिंदु। और छठवां, विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य, जहां से कच्चा माल लाया जा सके और पक्के माल का निर्यात करके उसे वहां खपाया जा सके। इसके बाद अंतिम बिंदु है लोहा और कोयले का प्रचुर भंडार। प्रचुर ही नहीं, लोहा और कोयले के भंडार लगभग पास पास थे, जिससे इस माल को ले जाने में बहुत सहूलियत थी। अगला बिंदु औद्योगिक क्रांति का समय पर समझ या समय पर सूझबूझ से तात्पर्य है कि वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के राजा ने समय पर नहरोन्माद, समय पर रेलोन्माद, समय पर आवागमन के लिए समुद्री जहाज, सस्ते समुद्री जहाज बनाने की व्यवस्था की। तो ये समय पर जो नहरें बन गई, समय पर जो रेल बन गई, रेलों के जाल बिछ गया, और समय पर सस्ते समुद्री जहाज जो उपलब्ध कराए गए, ये एक बहुत बड़ा कारण था ब्रिटेन में ही क्रांति होने का। कृषि क्रांति का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ, जो औद्योगिक क्रांति से पहले आया था, जिसमें सस्ता श्रम था, खाद्य पदार्थों की मांग भी तेज हो गई थी, और भूस्वामियों को भी इसमें काफ़ी लाभ मिल रहा था, और साथ ही साथ वे मशीनीकरण की ओर अग्रसर हो चुके थे, उनके पास पूंजी भी थी। इस प्रकार ये पहला प्रश्न इतने बिंदुओं को लेते हुए कवर करता है। इन बिंदुओं के अपने बिंदु हैं, हर एक बिंदु के लिए आपको बिंदुवार इसके उत्तर आपने पढ़े हैं, सुने हैं, तो उसे भी आप अध्ययन अवश्य करें। दूसरा महत्वपूर्ण लघु प्रश्न एक परिवार से संबंधित है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने डर्बी परिवार का जिक्र किया था।
डर्बी परिवार से संबंधित प्रश्न 2, डर्बी परिवार का लौह तकनीक में योगदान बताइए। लौह तकनीक में उनका योगदान था, पहली बात तो याद रखिए, बाकी किसी तकनीक में नहीं। लोहे से संबंधित टेक्नोलॉजी को उन्होंने डेवलप किया, तो उनका क्या योगदान था। डर्बी परिवार, उनके योगदान की यदि बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि वो दादा, पिता और बेटा, 3 जनरेशन एक ही परिवार के। तो दादा को प्रथम डर्बी 1709 में धमन भट्टी का आविष्कार, कोयले का प्रयोग और उच्च गुणवत्ता युक्त लोहे की प्राप्ति, ये उनका योगदान। उसके बाद द्वितीय डर्बी यानी जो पिता थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे की तकनीक का विकास किया, क्योंकि ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनने से क्या हुआ, अब लोहे के विभिन्न उपयोग शुरू होते हैं, विभिन्न तरीके के उपयोग शुरू होते हैं। पिग आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन को उन्होंने रॉट आयरन में बदला ताकि वो दूसरे उसके बहुत से उपयोग किए जा सकें। ये द्वितीय डर्बी का योगदान। और तृतीय डर्बी यानी पुत्र, उसने विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया कोलब्रुक डेल में, सेवर्न नदी पर। और ऐसा ये बनाना कोई विशेष बात नहीं थी, पर इसके बनाने से क्या हुआ, रेल यातायात बहुत सुगम हुआ। रेल यातायात, रेल की पांतें बिछाने में बहुत सरलता हुई और विश्व में कॉन्फिडेंस आया, एक अविश्वास आया कि अब लोहे के पुल बनाए जा सकते हैं, जो आवागमन के लिए बहुत बहुत अहम थे। इस प्रकार ये प्रश्न 2, डर्बी परिवार का लोहे के क्षेत्र में क्या योगदान था। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, औद्योगिक क्रांति के दौरान रेलवे में हुए बदलावों पर प्रकाश डालिए। औद्योगिक क्रांति के दौरान रेलवे में हुए बदलाव, इन पर प्रकाश डालिए। इसके लिए सर्वप्रथम बिंदु तो ये आपको लिखना होगा कि औद्योगिक क्रांति में रेलवे के बदलाव इतने ज़्यादा हुए, या रेलवे ने इतना बड़ा बदलाव लाया कि उसे हम औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में आपका प्रश्न ये भी बन सकता है कि रेलवे में आए हुए बदलावों को औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण क्यों कहते हैं। इसका उत्तर संक्षिप्त में, पहला, भाप चलित रेल इंजन बना जो 1814 में स्टीफेंसन ने बनाया था। उसके पहले भी एक आविष्कार हुआ था, लेकिन असली आविष्कार भाप इंजन का 1814 स्टीफेंसन ने। इस आविष्कार के बाद रेल परिवहन के क्षेत्र में विकास होता है। तो उस विकास के कारण क्या थे? विकास के कारण थे, पहला कि ये वर्ष भर उपलब्ध था। इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? नहरों से। नहर से आवागमन बनाम रेल से आवागमन, उसमें वर्ष भर ये उपलब्ध था, सस्ता था और तेज था। और रेल माल और यात्री दोनों की आवाजाही सरल हो गई। और उसके बाद पटरी व भाप इंजन का आविष्कार हुआ। इन कारणों से यदि हम रेलवे संबंधी इस प्रश्न का उत्तर देखें तो अगला बिंदु होता है कि रेलवे द्वारा नहरों को रिप्लेस कर दिया गया। अब रेलवे ने नहरों का स्थान ले लिया और यही दूसरा चरण शुरू होता है। अगला बिंदु उत्तर का कि रेलवे के क्षेत्र में कुछ आविष्कार हुए, अहम आविष्कार, जिसमें सर्वप्रथम 1771, 1833
रेल इंजन जो बनता है, फुफकारने वाला ट्रेन, ट्रेविथिक ने जिसका आविष्कार किया था, फुफकारने वाला इंजन। पफिंग डेविल जिसका नाम दिया था। फिर 1814 में रेल इंजन का आविष्कार होता है, ब्लचर, जो जॉर्ज स्टीफेंसन करते हैं, जिसका जिक्र मैं अभी किया हूँ। उसके बाद 1825 में पहली बार 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच ट्रेन चलती है। क्या रफ्तार? 15 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न आपका जो निबंधात्मक है वह है औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए विरोध आंदोलन, उसके बारे में लिखें। औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए विरोध आंदोलनों की रूपरेखा लिखें। विरोध आंदोलन की बात करें तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति का आंदोलन पे प्रभाव, जिस पे आप एक संक्षिप्त उत्तर स्वयं लिख सकते हैं इसी बिंदु पर। दूसरा बिंदु जो आपको छूना है वह है इंग्लैंड में भयावह कार्य परिस्थितियां, जिसने जन जन को आंदोलित कर दिया। तीसरा, श्रमजीवियों द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन। चौथा, बुनकर वर्ग, लोहे के क्षेत्र में कार्य करने वाले, खदान के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न वर्गों का आंदोलन, जिसमें स्त्रियां, बच्चे और मजदूर शामिल। अगला, यदि हम औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए विरोधी आंदोलनों की बात करें तो इन आंदोलनों की जो प्रतिक्रिया हुई वो स्वयं में एक आंदोलन बनती है। मैंने बारंबार इस बिंदु को आपको कहा था कि प्रतिक्रिया स्वयं में आंदोलन को जन्म देती है, चाहे वो सार्थक प्रतिक्रिया हो चाहे निरर्थक हो, चाहे वो दमनकारी प्रतिक्रिया हो चाहे वो सार्थक प्रतिक्रिया हो, दोनों ही आंदोलन को और बढ़ाती है। तो अगला बिंदु जो आपको इसमें लिखना होगा वो संबंध, इसका संबंध है सरकार द्वारा प्रतिक्रिया। ये संक्षिप्त में आपसे पूछा जा सकता है कि आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही, तो आप 1795 से प्रारंभ करेंगे और फिर 1842-1847 तक के बने हुए कानूनों का जिक्र करेंगे। फिर इस प्रश्न के तहत अगला बिंदु रूपरेखा में आएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हुए उसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा, मंदी का प्रभाव पड़ा, कैसे और क्या, इस पर आपको यहाँ पर अपने विचार रखने होंगे। मंदी, 25 वर्षीय युद्ध जो हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उसका प्रभाव। इसके बाद रूपरेखा के ही तहत आपको 1795 का जिक्र करना है, जिसमें जुड़वां अधिनियम, पहला कानून जो था जो पारित हुआ, जिसे जुड़वां अधिनियम कहते हैं। जुड़वां अधिनियम क्या है, क्या परिणाम हुए, इस पर आपको एक संक्षिप्त में उत्तर देना होगा, जिसमें सार्वजनिक बैठक और विरोध प्रदर्शन आदि पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन, पुराना भ्रष्टाचार, उसके विरुद्ध जो आंदोलन हुए जिसका जिक्र किया गया है पूर्व में। राजतंत्र और संसद में प्रचलित भ्रष्टाचार, ये भी इसमें शामिल है। फिर इसके बाद अगला बिंदु है शहर व कारखानों में बढ़ती कामगार जनसंख्या। मैं पुनः दोहरा दूं, ये बिंदु शहरों और कारखानों में बढ़ती मजदूरों की जनसंख्या और आंदोलन में तेजी। बढ़ती मजदूरों की जनसंख्या क्यों? क्योंकि कृषि क्रांति के दौर के बाद अब मशीनीकरण बहुत बढ़ गया। उस मशीनीकरण में थ्रेशिंग मशीन भी आई, तो आपको वहाँ से जिक्र करना है यहाँ पर, और फिर बताना है कि किस प्रकार बढ़ती मजदूरों की संख्या ने बढ़ती बेरोजगारी को जन्म दिया और बढ़ती बेरोजगारी के साथ ही साथ
शहर में ब्रेड और अंडे की भी समस्या खड़ी हो गई। एक ओर पैसा नहीं, दूसरी ओर बढ़ती मांग के कारण कीमतें आकाश छूने लगीं, कम सप्लाई के कारण कीमतें आकाश छूने लगीं, जिससे सब लोग आंदोलित हो गए। और इसी में अगला बिंदु आपको लिखना है, इंग्लैंड में ब्रेड के लिए दंगे 1795 से 1840 तक ये दंगे होते हैं, जिसमें 1795 में मैंने बताया बहुत आंदोलन हुए। अगला बिंदु चकबंदी के विरुद्ध आंदोलन। उसके बाद बुनकरों द्वारा न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर जो आंदोलन किया गया वो आता है। अगला जो बिंदु है वो है मशीनीकरण के विरुद्ध आंदोलन। यद्यपि हमने मशीनीकरण के विरुद्ध आंदोलन को कुछ अन्य भागों में उसको बांट दिया है, लेकिन इसमें आपको एक बार और यहाँ बताना होगा कि कुल मिलाकर औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो मशीनीकरण किया हुआ उसने भारी संख्या में बेरोजगार तैयार कर दिया और इसके विरोध में आंदोलन होता है, जिसमें वस्त्र उद्योग से जुड़ी मशीनों को तोड़ दिया जाता है, फार्मिंग से जुड़ी हुई मशीनों को, जिसमें थ्रेशिंग मशीन है, उसको तोड़ा जाता है, आदि आदि। अब इस तोड़ फोड़ के विरोध में एक सज्जन सामने आते हैं जिनका नाम था जनरल नेड लुड। लुडिज्म की शुरुआत, तो लुडिज्म आंदोलन, उसका जिक्र आपको करना है, जो 1811 से 1817 में ये बड़ा सकारात्मक आंदोलन था और अपने तरीके का नया आंदोलन था, अपने तरीके का एक कहना चाहिए बहुत एडवांस्ड आंदोलन था। उसके बाद अंतिम बिंदु जो आपको आंदोलनों की श्रृंखला में लिखना है वह है 1819 का पीटर लू का नरसंहार। पीटर लू का नरसंहार। यद्यपि आंदोलन आगे भी चलते रहते हैं, लेकिन हमारे अपने इस अध्याय के तहत 1819 तक के आंदोलनों का जिक्र है, क्योंकि उसके बाद सुधार शुरू होते हैं, सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है, इनकी स्थितियों में सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है, जो 1819 से 1833 फिर 42, 47 आदि कानूनों के रूप में ये सुधार सामने आते हैं। अब अंतिम प्रश्न जो इस अध्याय के अंत से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ है। औद्योगिक क्रांति के दौरान बच्चों और स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या कानून बनाए गए? औद्योगिक क्रांति के दौरान बच्चों स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए क्या कानूनी प्रावधान किए गए, उनका उल्लेख करिए। पहला कानून 1819 का, जिसे अधिनियम कहते हैं, 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के काम पर प्रतिबंध लगाया गया उसमें, और 9 से 16 को 12 घंटे उनका कार्य निश्चित किया गया। दूसरा कदम उठाया गया 1833 के अधिनियम के तहत, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के हेतु रेशम की फैक्ट्रियों में केवल उनको अनुमति दी गई और फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था की गई। 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे अब कहीं भी कार्य नहीं कर सकते सिवाय रेशम उद्योग में। ये 1833 का कानून था। फिर फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया, मात्र 4 यद्यपि, जिसमें बाद में सुधार भी हुआ। 1842 में खान अधिनियम पारित होता है, जिसमें कारखानों की वास्तविक स्थिति को लेकर आयोग बनाया जाता है और इस आयोग के आधार पर अधिनियम बनता है, जिसमें 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों पर पाबंदी खदानों में। तो इस प्रकार ये कुछ कदम 1842 तक उठाए जाते हैं। 1847 में मैंने फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम का जिक्र किया था, जिसमें वर्किंग आवर्स घटाए गए। बच्चों और स्त्रियों के लिए मात्र 10 घंटा किया गया, उससे ज़्यादा घंटे इन लोगों से काम नहीं लिया जा सकता, ऐसा कानून बनाया गया। यद्यपि इस कानून में, इतने जो कानून बनाए गए उसमें कुछ कमियां थीं, और जिसमें मुख्य कमी ये थी कि
कानूनों का ठीक से पालन अनुपालन हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर निरीक्षकों की संख्या तो कम थी ही, निरीक्षकों की तनख्वाह कम होने का परिणाम ये हुआ कि ये लोग मालिकों के साथ मिल गए। यानी इनका ध्यान इस बात पर नहीं था कि कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं, बल्कि इनका ध्यान इस बात पर था कि इस कानून के तहत, इस कानून का दुरुपयोग करते हुए कैसे मालिकों से अपने लिए पैसा उगाया जाए। और एक तरीके से हम देखते हैं कि फैक्ट्री निरीक्षकों का कम वेतन होने के कारण इनकी मालिकों से मिली भगत हो गई थी। तो इस प्रकार ये पूरा अध्याय मात्र अध्ययन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूरे अध्याय को कवर करते हुए प्रश्नोत्तरी की दृष्टि से भी आपको पूरे कर दिए गए हैं। और मैं पुनः एक बार कहूँ कि ये परीक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत अहम अध्याय है।